हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। आज की क्लास ऑल्दो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में होने वाली थी, बट क्योंकि यूपीएससी एपीएफसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके सिलेबस में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है जिसमें लेबर लॉज को हटाकर अब लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा था, एक दो लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए हैं कि हम अगर पुराने लॉज को पढ़ चुके हैं, पुराने लेबर लॉज हम पढ़ चुके हैं, तो क्या नए लेबर कोड्स को स्क्रैच से पढ़ना ज़रूरी होगा, यानी शुरुआत से पढ़ना ज़रूरी होगा या नहीं होगा। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। ये बहुत छोटी सी क्लास होगी तो ज़्यादा वक्त आपका नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहले इन 4 कोड्स के बारे में समझ लेते हैं। 2019-20 में गवर्नमेंट ने 29 लेबर लॉज को सबस्यूम करके 4 एक्ट्स बना दिए। ठीक है, कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ठीक है, अब इनमें टोटल 29 एक्ट्स ली गई और उनको 4 कोड्स में सबस्यूम कर दिया। यहाँ पर कोड ऑन वेजेस में जो 4 एक्ट्स थी वो थी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये भी है कि कौन सी एक्ट किस कोड में सबस्यूम की गई है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सारी नहीं। अब देखो, इसमें 4 एक्ट्स तो आप याद रख सकते हो, लेकिन OSH कोड में 13 एक्ट्स हैं, तो 13 के नाम याद रखना उतना आसान नहीं होगा, इसीलिए आप मेजर एक्ट्स के नाम तो एटलीस्ट याद रखिए। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मेजर चेंजेस क्या हुए हैं, सबसे पहले तो एक फ्लोर वेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वर्कर्स के लिए पूरे देश में एक मिनिमम फ्लोर वेज बनाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रोविज़न है कि स्टेट गवर्नमेंट फ्लोर वेज से नीचे के मिनिमम वेजेस फिक्स नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोर वेज फिक्स किए हैं 712 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट 712 रुपये से ज़्यादा ही मिनिमम वेजेस को फिक्स कर सकती है, इससे कम नहीं कर सकती, 710 भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। यूनिफॉर्म डेफिनेशन है वेजेस की, सभी लेबर कोड्स जो हैं उनकी एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन है। पहले जितने भी एक्ट्स थे उनमें वेजेस की डेफिनेशन अलग होती थी। ठीक है, बहुत ही माइनर डिफरेंसेस होते थे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते थे, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म डेफिनेशन से सभी जितने भी एक्ट्स थे उन सभी की डेफिनेशंस को मिलाकर एक कोड में डाल दिया गया है और यूनिफॉर्म डेफिनेशन से कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है। पहले कई सारे डेफिनेशंस ऐसे थे, जैसे कि चाइल्ड और एज को लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था डेफिनेशंस के केस में, तो वो भी अब यहाँ पर हटा दिया गया है और यूनिफॉर्म डेफिनेशंस हैं। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वेजेस एंड रिक्रूटमेंट प्रोहिबिट कर दिया गया है। अब यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ऑल्दो पहले भी नहीं होता था, बट स्टिल यहाँ पर और स्ट्रिक्ट प्रोविजंस इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। एंड बोनस प्रोविजंस को कंसोलिडेट कर दिया है, यानी उन्हें भी एक कॉमन फ्रेमवर्क में रखा गया है। ओके, अब ये है इसका एक माइंड मैप। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये जो माइंड मैप मैंने बनाया है इसमें आई एम प्लानिंग कि जैसे कोड ऑन वेजेस है तो इसमें 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इन सभी हर चैप्टर का एक माइंड मैप लास्ट टाइम रिवीजन के लिए प्रिपेयर करने वाला हूँ मैं। तो अगर आपको ये चाहिए और अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, तो ही मैं इसे प्रिपेयर करूँगा। ओके, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन में आप पूरा एक्ट पढ़ने नहीं बैठोगे, जो आई थिंक 100 के आसपास स्लाइड्स का होगा, या फिर अगर PDF है A4 साइज़ का तो एटलीस्ट 50 to 60 पेजेस तो उसमें होंगे। ठीक है, अब लास्ट टाइम रिवीजन में आप वो पूरा तो पढ़ने नहीं बैठोगे, आप माइंड मैप्स आसानी से उसको रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, ऑल्दो माइंड मैप एक्चुअल एक्ट को कंपनसेट नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए आपको एक बार या 2 बार पूरा एक्ट पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन ये रिवीजन के लिए बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट चीज़ है ये रिवीजन के लिए। ओके, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, जिसमें 3 एक्ट्स को सबस्यूम किया गया था, ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। ये जो कोड है ना, ये मेनली बात करता है कि फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में रिलेशंस कैसे होते हैं। ठीक है, अब इन रिलेशंस को ठीक रखने के लिए, फ्रेंडली रिलेशंस को बनाए रखने के लिए वर्कर्स की यूनियन भी बनवा दी। ठीक है, ताकि वर्कर्स अपने जो मांग हैं उसे रख सकें। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, एम्प्लॉयर्स जो भी रूल्स बनाता है अपने फैक्ट्रीज़ के लिए, वो सभी की तरह इसमें बात की गई थी। और एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में बात की गई थी। यहाँ पर भी मेजर चेंजेस हुए थे, ट्रेड यूनियंस के लिए, स्ट्राइक एंड लॉकआउट के लिए। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो अब
300 और मोर वर्कर्स का यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया गया है। पुराने कोड्स में रिट्रेंचमेंट ले ऑफ के क्लोजर में जो थ्रेशोल्ड था वो 100 वर्कर्स का था, नए कोड में 300 वर्कर्स का है। ठीक है, यहाँ पर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया है, FTE। FTE में बेसिकली पहले ऐसा टर्म नहीं था, फॉर्मली इसे अब रिकॉग्नाइज किया गया है और यहाँ पर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ग्रेच्युटी के प्रोविजंस भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भले ही फिक्स टर्म एम्प्लॉय ने 1 साल काम किया हो, अगर उसने 1 साल काम कर लिया तो वो ग्रेच्युटी के लिए मतलब उसका राइट है ग्रेच्युटी पर। रीस्किलिंग फंड यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। जो भी वर्कर्स को रिट्रेंच किया जाता है उनके लिए एक सेंट्रल फंड बनाया जाता है उस एम्प्लॉय के, उस वर्कर के 15 डेज़ के वेजेस के हिसाब से, और उसे वर्कर रीस्किलिंग फंड में डाला जाता है। ठीक है, ताकि जो वर्कर्स हैं उन्हें रीस्किल किया जा सके। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो इस तरीके के ये जो मेजर चेंजेस हैं ये इन सभी कोड्स में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसी तरह कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जिसमें 9 एक्ट्स को सब्स्यूम किया गया है, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज एक्सचेंज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस एक्ट। ठीक है, वेलफेयर एक्ट अलग है और वेलफेयर सेस एक्ट अलग है। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, इन सभी को सब्स्यूम करके कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बना दिया गया। यहाँ पर भी मेजर चेंजेस हुए। सोशल सिक्योरिटी का वाइडर कवरेज हो गया। ठीक है, यहाँ पर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की एक्ट तो पहले भी थी, बट गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स अलग है। गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स बेसिकली वो वर्कर्स होते हैं जो एक टिपिकल एम्प्लॉयर और वर्कर रिलेशनशिप जो होता है ना, जो सेटअप होता है एक बॉस और एम्प्लॉय का, उससे सेपरेट होता है, अलग होता है। ठीक है, ये कॉमन नहीं है जो हम रोज़मर्रा में देखते हैं ना कि ऑफिस में एम्प्लॉय जा रहा है और अपने बॉस से इंटरेक्ट कर रहा है और वो सभी, उससे ये बहुत अलग है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्विगी और जोमेटो, ओला, ऊबर, रैपिडो, इन सभी में जितने भी वर्कर्स ऐसे काम करते हैं ना, ये सभी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। अब यहाँ पर मेजर डिफरेंस क्या है, इन वर्कर्स के पास इतनी लिबर्टी होती है, फ्रीडम होती है कि अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। यानी कि इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होता है। एग्जांपल के लिए स्विगी ले लिया, स्विगी प्लेटफॉर्म पर इन्होंने रजिस्टर कर लिया। अब यहाँ पर ये काम ऐसे कर सकते हैं कि इन्होंने 1 घंटे काम कर लिया, फिर अगर मर्जी तो ब्रेक ले लिया, फिर शाम को काम कर लिया, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स बड़ी सिटीज़ में एटलीस्ट 24 आवर्स काम करते हैं। ठीक है, जो मेजर मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो अब ये फ्रीडम इन वर्कर्स के पास है कि 24 में से कभी भी काम कर सकते हैं, 24 घंटे में से, है ना। यहाँ पर कोई इन पर पाबंदी नहीं है कि आपको लगातार 8 घंटे काम करना है या 9 घंटे काम करना है, ओवर टाइम करना है, नहीं। आपकी जब तक मर्जी है आप तब तक काम करो। पहले किसी भी एक्ट में इनके लिए कोई भी राइट्स नहीं थे, कोई प्रोविजंस नहीं थे, लेकिन अब कोड में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी फंड के बारे में बात की गई है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फ्रेमवर्क जो है उसके बारे में बात की गई है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसके जो की पॉइंट्स हैं आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो ओल्ड लॉज और न्यू कोड्स हैं इनमें डिफरेंसेस, जो मेजर डिफरेंसेस हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। और इसी तरह से OSH कोड जो है उसमें 13 एक्ट्स को सब्स्यूम किया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। ठीक है, तो इसी तरीके से थोड़े बहुत डिफरेंसेस यहाँ पर भी जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं कि 1 रजिस्ट्रेशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट इंस्टेड ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, यानी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कराने की अब जरूरत नहीं है, एक ही रजिस्ट्रेशन करवा लो। कॉमन लाइसेंस सर्टेन कैटेगरीज के लिए। अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है। एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन वर्कर्स का कुछ प्रिस्क्राइब्ड कैटेगरीज के लिए ज़रूरी है। और इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स रिसीव अ ब्रॉडर स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये राइट्स और जो प्रोविजंस हैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आप पुराने लेबर लॉज पढ़ चुके हैं, एक लाइन में बता दूं, आपने अगर पुराने लेबर लॉज पढ़ लिए हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नए कोड्स में जितने भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि ये डिफरेंसेस हैं नए कोड्स में, आप इनको पढ़ लीजिए, आपका कोड कवर हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा समराइज्ड किए हुए हैं, बट इस चैनल पर मैं सभी कोड्स को कवर करवाऊँगा। ठीक है, और क्योंकि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अलावा बाकी सभी कोड्स के हम एक्ट्स को पढ़ चुके हैं, तो उनके डिफरेंसेस के साथ साथ पूरे कोड के नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जितने भी एक्ट्स को सब्स्यूम किया गया है, टोटल 9 एक्ट्स हैं, और इसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके अलावा जितने भी इसके एक्ट्स हैं, 9 एक्ट्स हैं, सभी के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके अलावा अगर आपको माइंड मैप चाहिए तो अगेन या तो आप कमेंट कर दीजिए या फिर टेलीग्राम पर भी आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं माइंड मैप्स या भी आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए प्रोवाइड कर दूंगा।
तो अगेन अगर आपने पुराने लॉज को पढ़ लिया है तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, आप बिल्कुल मत घबराइए। सिर्फ नए एक्ट्स के जो नए कोड्स हैं इसके जो डिफरेंस जो चेंजेस हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है 80 to 90% पुराने लॉज ही हैं। इसमें जो नए कोड्स हैं ना, इनमें जो प्रोविजंस है वो 80 to 90% जो कोर कंपोनेंट है ना इसके, ये पुराने एक्ट्स के ही हैं, इन्हीं एक्ट्स के हैं। इसमें बहुत माइनर चेंजेस हुए हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था रिट्रेंचमेंट के लिए पहले 100 वर्कर्स का थ्रेशोल्ड था, है ना, अब 300 का कर दिया गया है। तो इस तरीके के थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, बट कोर कंपोनेंट्स जो है ना वो पुराने एक्ट्स के ही हैं, ठीक है। और उसके अलावा इन्हें सबस्यूम कर दिया गया है, वाइडर इनका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है ना। तो बस इतना ही डिफरेंसेस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो बिल्कुल भी घबराओ मत, अगर आपने पुराने लॉज पढ़े हुए हैं तो आप सिर्फ इनके डिफरेंसेस को पढ़ लो, अगेन सिर्फ डिफरेंसेस को पढ़ो और PYQs करो। PYQs यानी कि इन एक्ट से रिलेटेड जो मेजर प्रोविजंस है ना उनके PYQs कर लो, और अगर कोई चेंजेस हुए हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से तो यहाँ पर चेंजेस उसको ऐड कर लो, ठीक है। और ये है OSH कोड का माइंड मैप। सो अगेन मैं इतना ही कहूँगा कि बिल्कुल भी मत डरना, आपने पुराने लॉज पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ नए कोड्स के डिफरेंसेस पढ़ लो। अगर पुराने लॉज नहीं पढ़े हैं, आप स्क्रैच से नए कोड्स पढ़ने वाले हैं, तैयारी शुरू करने वाले हैं, तो आप नए कोड्स से ही शुरुआत करो। मैं नए कोड्स भी इस चैनल में कवर करूँगा, ठीक है। आपको सारे नोट्स में प्रोवाइड करवाऊँगा इन कोड्स के। सो आप आसानी से अपनी तैयारी को कर सकते हैं यहाँ पर कंडक्ट, ओके। सो मिलते हैं अगली क्लास में, और जल्दी ही मैं इन कोड्स को शुरुआत करूँगा, तो जैसे ही शुरुआत होगा आपको चैनल पर पता चल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करता हूँ अपना ये जो कंटेंट है और यूट्यूब वीडियोज़ की लिंक, तो आपको वहाँ से भी मिल सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।